बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बच्चे आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने किया था, आज हम करेंगे नर्व इम्पल्स। कोशिश करेंगे आज इस यूनिट को हम खत्म करें। चलो बेटा, नर्व इम्पल्स। It is electrochemical waves, electrochemical changes that travel along the length of न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है बेटा that runs along the या travel along the length of the neuron, जो न्यूरॉन की लेंथ तक ट्रेवल करता है। ये हमने नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है और क्वेश्चन भी हमने किया हुआ। अच्छा बेटा, एक टर्म हमने पढ़ी हुई है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसी के अंदर दो हमने पढ़े हुए हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इट इज potential to do a work, potential to do a work, yeah, electrical work is called membrane potential। हम इसको membrane potential का नाम देते हैं। इसमें बेटा दो है, एक हमने पढ़ा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा है, हम पहले बेटा उसको देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा ये आपने डेफिनेशन में किया हुआ है। इट्स अ पोटेंशियल across membrane during resting of न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर जब कोई नर्व इम्पल रन ना करे उस वक्त जो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल होता है हम उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसको हम डिनोट भी करते हैं RMP से। इसमें
जो कीवर्ड्स हैं वो जरा देखिएगा, जो आपके लिए कीवर्ड्स हैं कि न्यूरॉन is polarized at RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर जो न्यूरॉन होता है वो पोलराइज होता है। क्या मतलब, मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूं। आपने बेटा पढ़ा हुआ है, इट इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड। जो मेम्ब्रेन होती है जब ये रेस्ट पे होता है, ये अब ये एक तरफ पॉजिटिव पोल हो गया, एक तरफ नेगेटिव पोल हो गया, हम इसको कहते हैं इट इज पोलराइज्ड एट द RMP। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ RMP is -70 मिलीवोल्ट। ये मेरा बेटा आपने जरूर याद रखने हैं, -70 मिलीवोल्ट, ये भी आपके लिए कीवर्ड है। और ये आपको पता है कि जब मेम्ब्रेन, जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, इट इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन इनसाइड, इनसाइड इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। बेटा जब हम बात करते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो उसमें बेटा हम पढ़ रहे होते हैं इट्स अ पोटेंशियल across the membrane, across the membrane during nerve impulse। जब नर्व इम्पल्स दौड़ रही होती है तो हम उस वक्त जो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल होता है, हम बेटा उसको कहते हैं कि ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इट इज डिनोटेड बाय वर्ड AMP। और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन is more positive inside than outside। और ये आपको मैं बता दूं बेटा, this change is the change is localized। पूरे का पूरा जो न्यूरॉन होता है वो ऐसा नहीं होता कि इट इज मोर पॉजिटिव, रादर जहां पे नर्व इंपल्स मौजूद होती है, इट इज मोर पॉजिटिव इनसाइड देन आउटसाइड। यानी जो चार्जेस होते हैं दे बिकम रिवर्स। जो पॉजिटिव बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं, जो नेगेटिव अंदर थे वो बाहर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं अगर डायग्राम इसकी ड्रॉ करूं छोटी सी, तो मैं आपको बताऊं कि ये पॉजिटिव बाहर था, ये यहाँ पे, इसका मतलब ये है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, बाकी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, ये भी नेगेटिव बाहर चला गया, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, बाकी सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अब मेरा बेटा अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो नर्व इंपल्स है इट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। अच्छा, इसको मैंने कहा बेटा दिस इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड चेंज इन द चार्ज। ये लोकलाइज्ड चेंज होती है। पूरे का पूरा न्यूरॉन ऐसा नहीं होता कि सारे पॉजिटिव अंदर चले जाएं, सारे नेगेटिव बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। जहां पे नर्व इंपल्स मौजूद होती है, चार्जेस वहां पे रिवर्स हो जाते हैं। जहां से नर्व इंपल्स यहाँ से, अब फॉर एग्जांपल ना, ये यहाँ पे आ जाएगी, जब ये ऐसे मूव करती हुई आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाहर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये रिस्टोर हो जाएंगे। रिस्टोर कैसे होंगे? ये चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ चार्जेस। ये चार्ज यहाँ पे आकर रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें चार्ज रिवर्स होते हैं। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें जो न्यूरॉन होता है इट बिकम पोलराइज्ड। इसमें जो न्यूरॉन होता है
during active membrane potential, neuron is a depolarized. इसमें न्यूरॉन डीपोलराइज होता है, लेकिन वो जो चेंज होती है, डीपोलराइजेशन होती है, इट इज फॉर द सम टाइम, ये सम टाइम के लिए होता है, ये हर टाइम ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें जो देखने वाली बात है वो बेटा हाँ, इसमें जो द वैल्यू ऑफ AMP is +50 मिलीवोल्ट। ये भी मेरा बेटा आपके लिए कीवर्ड्स है। अब हम करते हैं कि आयंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे आयंस होते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन को एक्टिव मेम्ब्रेन में चेंज करते हैं, मतलब चार्जेस को रिवर्स करने वाले कौन से आयंस होते हैं, चैनल्स कौन से होते हैं, मैं आपको वो करवाता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, नहीं तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रेज करने लगा। जल्दी से मेरा बेटा। आयंस इन्वॉल्व, कौन से आयंस होते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बेटा मेजर आयन सोडियम प्लस पोटेशियम आयंस surrounds the membrane of न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को ये सराउंड करते हैं। अब इसमें यहाँ पे आके चीजें जो है वो आपने देखनी है, जैसे सोडियम इज, कीवर्ड आपके लिए लिखने लग रहा हूँ, सोडियम इज 10 टाइम्स हायर इन कंसंट्रेशन outside than inside। ये मेरा बेटा आपने नोट रखना है। पोटेशियम इज 20 times higher in concentration inside than outside के लिए भी मैं फिर में किया हुआ है। कुछ इसमें लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, large organic compounds like proteins, organic acids, etc. ये लार्ज प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड भी शामिल होते हैं, और इनकी कंसंट्रेशन इनकी as high in concentration inside than outside। मतलब ये भी न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जो कि चार्ज को मेंटेन करने के लिए शामिल होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, so inside of neuron is more negative, और इसी वजह से बेटा
जो न्यूरॉन होता है वो पोलराइज होता है, इट इज मोर नेगेटिव इनसाइड देन आउटसाइड। ठीक हो गया। अब बेटा हम देखते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी मदद से ये जो आयंस होते हैं ये रिवर्स होके नर्व इंपल्स को आगे ट्रेवल करवाते हैं। चैनल्स कौन से होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। द चैनल्स, मेजर चैनल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। लीजिए सबसे पहला पॉइंट, मैं इसको पॉइंट वाइज में लिखता हूं, अब जरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है, द मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इज impermeable impermeable for potassium ion, लेकिन अच्छा जी, द मेम्ब्रेन इज impermeable for potassium, but some potassium ions leak. Some potassium ions leak out out to cell. कुछ जो होते हैं वो सेल से बाहर चले जाते हैं। मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखाता हूँ। Number 2, all neurons have active sodium potassium pump। सारे न्यूरॉन के पास ये पंप होते हैं जो क्या करते हैं,
that transport three sodium ions and two potassium ions यहाँ पे लिख लें आप out and two potassium ions inside the cell. तीसरा जो चैनल होता है वो, हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बढ़ते हैं कि सोडियम एंड पोटाशियम गेटवेज आर प्रेजेंट। सोडियम और पोटाशियम गेटवेज मौजूद होते हैं। ये तीन चैनल होते हैं बेटा, जिनकी मदद से सोडियम और पोटाशियम जो होती हैं वो अंदर और बाहर मूव करते रहते हैं। जैसे ही सोडियम और पोटाशियम अंदर बाहर मूव करेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रिस्टोर हो जाता है। तो ये बेटा इसमें ये आयंस इन्वॉल्व होते हैं, ये तीन चैनल जिसमें इन्वॉल्व हैं। तो तीन चैनल्स कौन से हैं? membrane is impermeable for potassium but some potassium ions leak outside। मतलब एक तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो इसमें इन्वॉल्व है, मेम्ब्रेन सॉरी पोटाशियम इन्वॉल्व है, और एक न्यूरॉन के अंदर जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो कि 3 सोडियम आयन को आउटसाइड और 2 पोटाशियम आयन को इनसाइड आफ्टर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये काम करते हैं। और सोडियम पोटाशियम गेटवेज आर आल्सो प्रेजेंट। इनमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम आगे चलें। सर ये डेंड्राइट्स वाले पोर्शन में होता है। क्या चीज? सर ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह का रिवर्स वगैरह ये सारा प्रोसेस। बेटा जब अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको बता दूं। ये पूरा एक न्यूरॉन है। ये पूरा न्यूरॉन है और पूरे न्यूरॉन में ये डेंड्रॉन, ये एक्सॉन, ये सेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ऐसे बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। मतलब जहां तक भी न्यूरॉन ने नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना है, ये प्रोसेस चाहे डेंड्राइट है चाहे एक्सॉन है, हर जगह पे ऐसा होता है। These channels are present everywhere. These ions are present everywhere in the neuron. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं how the nerve impulse how nerve impulse is generated. How the nerve impulse is regenerated. Threshold स्टिमुलस हमें चाहिए, किस लिए? To initiate nerve impulse.
नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए थ्रेशहोल्ड हमें एक स्टिमुलस चाहिए। ये जो स्टिमुलस होता है ये क्या करता है? ये जो स्टिमुलस होता है, इट हैज remarkable potential to change resting membrane potential to active membrane potential। मतलब आप ये कह सकते हैं potential to change, to depolarize the neuron। न्यूरॉन को डीपोलराइज करने के लिए ये काफी होता है। हम कह सकते हैं कि ये इट ब्रिंग्स लोकलाइज्ड चेंज। ये लोकलाइज चेंज करने के लिए काफी होता है। इट ब्रिंग्स लोकलाइज्ड चेंज। ये लोकलाइज चेंज करता है बेटा। फिर ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये ट्रांसमिट होती है कब? जब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है ये बेटा आपको पता है कि इट इज द मिनिमम स्टिमुलस टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स। यानी मिनिमम जो स्टिमुलस होता है that could produce a nerve impulse। and nerve impulse जो होती है वो जैसे ही जनरेट होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कर देती है। मीन टू से depolarize the neuron and that brings localized change। अच्छा, अब बेटा जब ये लोकलाइज चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल it is more positive outside, it is more positive outside, yeah। अब दो जगहों के ऊपर ये दो जगहों के ऊपर लोकलाइज चेंज आ गई। देखिए बेटा अब ये जो इसको हम कहते हैं ये डीपोलराइज हो गई। इट इज डीपोलराइजेशन। इट इज डीपोलराइजेशन। अब हमने क्या करना है, हम इसको रीपोलराइज देखेंगे कि ये डीपोलराइजेशन तो हो गई कि जब चार्जेस रिवर्स हो गए, सोडियम अंदर आ गई, पोटेशियम लीक आउट हो गए, जब जैसे ही पोटेशियम लीक आउट होके बाहर गए मोर और सोडियम आयन अंदर आ गए, जैसे सोडियम आयन अंदर आएंगे इट बिकम्स मोर पॉजिटिव इनसाइड देन आउटसाइड। तो ये फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर ये रीपोलराइज कैसे होंगे तो जरा देखिएगा। restoration of resting membrane potential after wave of depolarization। जैसे ही डीपोलराइजेशन की ये वेव गुजर जाती है, मतलब ये इस तरफ मूव करेगी, ये ऐसे मूव करती हुई आ रही है, अगले चार्जेस को डीपोलराइज कर दी जाएगी। ये वाले जो चार्ज होते हैं ये रीपोलराइज यानी रीस्टोर होते जाएंगे। रीस्टोर कैसे होंगे जरा देखिएगा। नंबर 1, सोडियम पंप क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम पंप ओपन
ये ओपन हो जाएंगे, एंड रीपोलराइज्ड, और ये रीपोलराइज हो जाए। नंबर 2, सोडियम पोटाशियम पंप, ये ऊपर वाले पॉइंट को इंडोर्स करेगा। रीसेट द चार्ज ग्रेडियंट, ये चार्ज ग्रेडियंट को रीसेट करेगा। ये सारा प्रोसेस, द होल प्रोसेस, द होल प्रोसेस plus a repolarization will take 2 to 3 milliseconds, ये 2 से 3 मिलीसेकंड लगेंगे, और ये जो चार्जेस होते हैं दे बिकम रिवर्स। मेरा बेटा, आपको पता है कि इसमें जो नर्व इंपल्स की स्पीड होती है वो तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड होती है। ये हमने एमसीक्यूज भी किया हुआ एफएससी में कि जो साल्टेटरी नर्व इंपल्स होती है, साल्टेटरी नर्व इंपल्स वो जंपिंग नर्व इंपल्स होती है, और वो नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर तक मूव करती है, और उसकी सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है, वरना नॉर्मली तौर पर ये 100 मीटर पर सेकंड में मूव करती है। लेकिन जो साल्टेटरी नर्व इंपल्स होती है इट कैन मूव अप टू 120 मीटर पर सेकंड। जो नॉर्मल स्पीड होती है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बाद जरा इसको प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा वो पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये, इसमें क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो पूछेगा। मैं इसमें बेटा इसको रेज करूंगा। अगला टॉपिक, इसमें हमने जो आज किया नर्व इंपल्स का, वो बेटा मैंने आपको डिफाइन करके दिया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन किया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन किया, नर्व इंपल्स में बताया, हाउ द नर्व इंपल्स इज जनरेटेड, ये मैंने आपको बेटा बताया। फिर जब एक मेम्ब्रेन पोलराइज है उसको नर्व इंपल्स ने डीपोलराइज कर दिया तो वो रीपोलराइज कैसे होगा, ये भी मैंने आपको बेटा बता दिया। फिर मैंने स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स आपको बताई कि स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कितनी होती है। ये सारे के सारे बेटा जो अपने पॉइंट्स थे जो हमारे सिलेबस में हैं यूएचएस के, वो मैंने आपको बता दिए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जरूर पूछें, नहीं तो मैं इसको रेज करके फिर बेटा आपको व्हाट इज साइनेप्स, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इसका। What is a synapse? It is a cytoplasmic gap between two कंजेक्टिव न्यूरॉन्स। दो कंजेक्टिव न्यूरॉन्स के दरमियान जो फासला होता है हम उसको साइनेप्स कहते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? मेनी न्यूरॉन्स
can take part in induction of nerve impulse. मैं बेटा इसलिए कहता हूं कोई भी दो न्यूरॉन आपस में फिजिकली अटैच नहीं होते, उनके दरमियान एक फासला होता है, वो जो गैप होता है हम उस गैप को कहते हैं साइनेप्स। इस गैप के होने का मकसद क्या है? सिर्फ एक ही है बेटा कि बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अगर फिजिकली कनेक्शन होगा तो एक न्यूरॉन एक के साथ मिलेगा, लेकिन जब बेटा आप गैप की बात करते हैं तो इस गैप के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स की एंडिंग शामिल होती है। जब बहुत सारे न्यूरॉन की एंडिंग शामिल होती है तो फिर बेटा हम कहते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होते, लेकिन इस गैप के जरिए कॉन्टैक्ट होते हैं एंड दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्स। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा? एक चीज आपको मैं बताता चलूं, इसमें nerve impulse has to be passed from the synapse इस साइनेप्स से उसको गुजरना पड़ेगा नर्व इम्पल्स को। तो बेटा वो कैसे गुजरेगी? अच्छा जरा देखिएगा, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। हमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स दैट ट्रांसमिट nerve impulse from one neuron to another neuron through synapse। ये वो केमिकल्स होते हैं जो साइनेप्स के अंदर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हम उन केमिकल्स को कहते हैं कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। अच्छा, ये ये बनते कहां से हैं? दीज आर फॉर्म्ड, कीवर्ड बेटा आपको बताने लगा हूं, बाय द axon of first neuron and absorb over membrane of dendrites। यानी ये डेंड्राइट्स वाले पोर्शन के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होते हैं। ये दो बेटा कीवर्ड आपके लिए हैं कि ये बनते एक्सॉन से हैं और एब्जॉर्ब कहां से होते हैं? डेंड्राइट्स के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। एक और आपके लिए मैं बताने लगा बेटा, इसमें एमसीक्यूज है कि इसमें एसिटाइल कोलिन इज न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमें पता भी है क्योंकि हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस while adrenaline noradrenaline serotonin and dopamine, they are for PNS। ये PNS के लिए शामिल होते हैं। ये बेटा हमने एमसीक्यूज के लिए भी पढ़ा हुआ है और एफएससी के अंदर हम ये इसमें के साथ कम्युनिकेट करते हैं और लव इम्पल्स को इस गैप में से होकर गुजरना पड़ता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं।
अच्छा, बड़ी सिंपल सी डायग्राम, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं पोस्ट, ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नर्व इंपल्स बेटा यहां से मूव करती हुई यहां पे आ गई, इसको हम कहते हैं साइनैप्स, और इन दोनों के दरमियान ये साइनैप्स गैप होता है, और ये जो गैप है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, या साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब ये आती है, अब ये दो न्यूरॉन फिजिकली अटैच नहीं है, हम इसको साइनैप्स कहते हैं। जैसे नर्व इंपल्स इस एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन, एक्सॉन क्या करेगा, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करेगा आपकी, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देगा इनटू द साइनैप्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। अच्छा, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे तो यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, देयर आर बाइंडिंग साइट्स, देयर आर बाइंडिंग साइट्स ओवर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डेंड्राइट्स। ये आप कह लें कि ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं। अच्छा, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज साइट फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अब होगा क्या, यही वाले जो हैं इन्होंने बेटा यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ही ये इनको एब्जॉर्ब करेंगे दे विल टेक अप, ये इनको डेंड्राइट के अंदर ले आएंगे, अंदर आके दे विल प्रोड्यूस अनदर पोटेंशियल, फिर वो अपना पोटेंशियल जनरेट करके न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स है उसको आगे ट्रांसमिट कर देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अच्छा, साइनेप्स से पहले वाला जो है इट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक, जो बाद वाला है पोस्ट साइनेप्टिक, इनके दरमियान साइनेप्स होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये जो एक्सॉन होता है, जैसे ही नर्व इंपल्स यहाँ तक पहुंचती है, एक्सॉन विल प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज नोन एज neurotransmitters. These chemicals will release into the synapse. Synapse में जैसे ही ये रिलीज होंगे, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, it carries site for neurotransmitters. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे विल बी एब्जॉर्ब, जैसे वो बेटा एब्जॉर्ब हो जाएंगे ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाएंगे, और बेटा वो वही पोटेंशियल जनरेट करेंगे जो ऊपर से चलता आ रहा है, और जैसे ही ये पोटेंशियल जनरेट होगा ये नर्व इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करता जाएगा। हम इसको कहते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन है। यही बेटा पूरे का पूरा टॉपिक जो है ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, बिल्कुल वही जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको सिर्फ लफ्जों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से ये बैठ जाए। अब देखिएगा जरा, जब जैसे ही नर्व इंपल्स रीच एट नॉब, कौन से नॉब, एक्सॉन नॉब, जैसे ही एक्सॉन नॉब के ऊपर ये नर्व इंपल्स पहुंचती है, फौरन से क्या होता है, vesicles are produced and released into synapse, और वो साइनेप्स में रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो वेसिकल इसको छोड़ेंगे, दे आर एब्जॉर्ब by the sites of
न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो साइट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, causing change in permeability. ये परमेबिलिटी की चेंज को खत्म कर देते हैं और हम मतलब उसको आगे प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स, और वो आगे चलकर पोटेंशियल वही ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं बेटा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में है, वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही पोटेंशियल जनरेट करते हैं। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इसमें बेटा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये खत्म है। कल हम हार्मोनल को इसमें करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ ताकि आप मेरा बेटा इसके लिए प्रैक्टिस के हमारी प्रैक्टिस भी हो सके साथ साथ। सर ये चेंज इन परमेबिलिटी का क्या मतलब? चेंज इन परमेबिलिटी का बेटा मतलब होता है जैसे ही ये एब्जॉर्बो के अंदर आए न्यूरोट्रांसमीटर यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास आए, फौरन से परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी चेंज होके वो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाएंगे। हम इसको कहते हैं कि ये चेंज इन परमेबिलिटी है। सर हमारा टेस्ट भी है, टेस्ट कब बता दें कब करवाना है? बेटा कल मैंने मुजम्मल साहब से बात भी की थी तो वो कह रहे थे कि हमारा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम था। हाँ जो इंटरव्यू भी है। अच्छी समय कल आपने मुझे 20 मिनट पहले याद करवा देना लेक्चर के बाद खत्म होने से, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे। चलें जी, एक क्वेश्चन है भाई, which of following is not part of neuron? इनमें से न्यूरॉन का पार्ट एक नहीं है, कौन सा? जी बेटा, बीटा, डेल्टा, जी भाई, synapse. yes, delta synapse is the right answer. अच्छा, इसमें एक हम और कर लेते हैं। nerve transmission is mechanical process, chemical process, biological process है, there is physical process. जी बेटा, and the right answer is Chemical yes. process. The beta option is yes. It's a chemical, electrochemical process. अच्छा, इसमें एक और कर लेते हैं। Neurons are a least differentiated
poorly differentiated, fully differentiated, the terminal differentiated. टर्मिनल Charlie, ये बेटा टर्मिनल डेल्टा डिफरेंशिएटेड वाई, जिन्होंने ये कहा वो हाँ जी डेल्टा, रीजन भी बता दे जरा। कह तो दिया है लेकिन रीजन भी बताया ना क्योंकि इनकी टर्मिनल्स में ब्रांचेस होती हैं। इनकी। टर्मिनल्स में डिवाइड होते हैं जहाँ से साइनेप्स नहीं स्प्रेड ये नहीं 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 टर्मिनल का मतलब होता है एंड। यहाँ पे टर्मिनल का मतलब है बिल्कुल एंड तक, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसलिए बेटा कि ये जो डिफरेंशिएट होती हैं, ये डिफरेंशिएशंस की मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, ये फुल डिफरेंशिएटेड होते हैं। लेकिन जब आप इसको देखें अपने न्यूरॉन को, तो ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल लास्ट के, इसमें रीजनरेशन भी बहुत स्लो। इवन आप ये कह लें कि इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स टू रीजनरेट। जब रीजनरेशन की पावर बहुत कम हो जाए तो हम कहते हैं ये टर्मिनली डिफरेंशिएट हो गया। ठीक हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह फिर हम हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम कल करेंगे, कल करके इसको फिनिश करेंगे। सर फुली जी डिफरेंशिएटेड वाले ने रीजनरेट करते, जी जब हम आवाज कहते आ हैं रही है आपकी? सर, जब हम कहते हैं फुल डिफरेंशिएशन तो फिर नहीं वो रीजनरेट। रीजनरेशन नहीं है। अच्छा, रीजनरेशन फुली डिफरेंशिएशन में भी होती है। फॉर एग्जांपल ना, अब अपना जो स्किन सेल है वो फुली डिफरेंशिएट है ना, कट लग जाता है, रीजनरेट कर जाते हैं। ठीक हो गया, अपने स्किन सेल फुल डिफरेंशिएटेड होते हैं। लेकिन टर्मिनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है और जो स्किन है वो बड़ी जल्दी से हील अप होती है। लेकिन जब आप टर्मिनल डिफरेंशिएट की बात करते हैं तो उसमें रीजनरेशन पावर बड़ी स्लो हो जाती है, बहुत हद तक स्लो हो जाती है, बहुत हद तक स्लो हो जाती है। सर डिफरेंशिएशन और रीजनरेशन में फर्क बता दें। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन द सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन। एक के अलावा जब वो कुछ दूसरा काम नहीं करता हम उसको डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। जैसे एक सेल डिवाइड हो गया, ये सेल डिवाइड हो गया, दो सेल बन गए। इन दो सेल्स ने, मैं आपको बताऊंगा आप फौरन समझ जाएंगे, इनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, ये कौन सा सेल है? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीमोग्लोबिन। नहीं, हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन इसके अंदर होती है ना। सेल का नाम क्या है भला? रेड ब्लड सेल। समझ आ गई ना? फौरन से बात आपको समझ आ जाएगी कि जब सेल डिवाइड किया उसको एक फंक्शन दे दिया गया कि उसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरा काम ही नहीं करना। आपको फौरन समझ आ गई ये रेड ब्लड सेल है। अब रेड ब्लड सेल को जब एक काम दे दिया जाता है, कोई भी सेल जब उसको एक काम दे दिया जाए हम उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा, इट्स अ पावर ऑफ अ सेल टू रीजनरेट इटसेल्फ। अपने आप को वो रीजनरेट कैसे करता है? अगर उसका कोई पार्ट खत्म हो गया, उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया, नया बना लिया वो पार्ट। हमने वो सेकंड चैप्टर नंबर गालिबन मेरा ख्याल है ये 21 है, उसमें ये पढ़ा। तो ये रीजनरेशन जो है, ये रीजनरेशन एक ऐसी पावर होती है जिसमें सेल है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है, वो अपने आप को रीजनरेट कर ले।
हम उसको कहते हैं कि ये रीजनरेशन है। लेकिन जब सेल को सिर्फ एक ही काम दिया जाए, दूसरा काम ही ना दिया जाए, हम उसको बेटा कहते हैं डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन और रीजनरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, डिफरेंशिएशन आप ये कह लें कि दे हैव सम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। कैसे? जितना लीस्ट डिफरेंशिएट सेल होगा उतना रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है। जितना लीस्ट डिफरेंशिएटेड सेल होगा उतनी रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आप टॉपिक को दूसरी साइड पे ना लेके जाएं ताकि हर चीजें गड़बड़ हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा जरा, ये स्पर्म प्लस एग आपस में मिले, ये बेटा बन गया जाइगोट, है ना, 2 जाइगोट। ये बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना फीटस, फीटस बना आगे चलकर अडल्ट ह्यूमन। बर्थ के बाद अडल्ट ह्यूमन। अब देखो जरा, ये सबसे कम लीस्ट डिफरेंशिएट है जाइगोट। अच्छा, अगर जाइगोट 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब है ये ट्विन्स बन जाएंगे, है ना। ये चलकर आगे 2 अडल्ट ह्यूमन बीइंग में चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। इसका मतलब जाइगोट इज लीस्ट डिफरेंशिएटेड। एम्ब्रियो भी डिफरेंशिएट हो जाता है, फीटस भी डिफरेंशिएट हो जाता है, अडल्ट ह्यूमन तो डिफरेंशिएट है ही। अच्छा, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ती जा रही होती है वैसे वैसे रीजनरेशन पावर, मैंने आपसे कहा, कम होती जा रही है, लो होती जाएगी। जाइगोट में रीजनरेशन पावर ज्यादा है, अडल्ट ह्यूमन में रीजनरेशन पावर कम है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट डिफरेंशिएटेड है। क्यों? क्योंकि जब ये 2 सेल में तकसीम होगा, दोनों सेल अडल्ट ह्यूमन बना देंगे, हम इसको कहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। अच्छा, लेकिन जरा देखो, अगर बेटा मैं आपसे कहूं, एक सामने आपको बंदा खड़ा है, उसको तलवार मार के 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, आपने यहाँ से इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, क्या ये रीजनरेट करेगा? क्या बाजू रीजनरेट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी वेल डिफरेंशिएटेड। यानी जितना डिफरेंशिएशन ज्यादा होती जाएगी उतनी रीजनरेशन पावर कम होती जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें, सादा सी एग्जांपल है, स्टार फिश है आपके सामने, ये स्टार फिश है आपके सामने, कोई एक पार्ट उसका उतार दें तो ये रीजनरेट करेगा, क्योंकि ये जो स्टार फिश होती है इट इज लीस्ट डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म देन ह्यूमन बीइंग। तो जितना ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट होता है उतनी रीजनरेशन पावर सर कम जो होती न्यू है। सेल्स होते हैं ये फुली डिफरेंशिएट होते हैं ना, तो फिर इनमें रीजनरेशन भी तो कंप्लीटली होती है, फिर इनको रीजनरेट तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सर ये जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं ये फुली डिफरेंशिएट होते हैं ना, तो फिर इनमें रीजन बिल्कुल कम होनी चाहिए। अब क्यों बोला, कैसे? आप देखें ना, मैं आपसे ये कहता हूँ अक्सर, मैं ये कहता हूँ स्किन को उतार देना जरा, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, स्किन को टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेट, टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेट। सर न्यूरॉन्स, स्किन का कोई मतलब न्यूरॉन्स का बता दें कि ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं ना, तो नहीं बेटा, न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, के फुल से भी आगे स्टेज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इनमें रीजनरेशन पावर नहीं होती। बताने का मकसद ये था कि फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स में भी थोड़ी बहुत रीजनरेशन पावर होती है, लेकिन इसमें इतनी कम होती है कि अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो पूरे का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है। टर्मिनली बिल्कुल फुली से